Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET. माई सेल्फ रोशनी गौतम. और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स PYQs. यस स्टूडेंट, हमने बहुत सारे PYQs कर लिया. मैम PYQs क्यों करने चाहिए? क्योंकि एग्जामिनर का पैटर्न कहाँ से समझ आएगा बच्चों? जब आप PYQs करेंगे. और PYQs सारे जितने भी अब तक जितने भी PYQs हुए सबका हम डिस्कशन कर रहे हैं. और क्वेश्चन मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ. ओके, तो क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे सीरीज वाइज आपने क्या करना है, PYQs को देखना एंड टॉपिक वाइज आपको MCQs प्रैक्टिस करना है. वो भी अभिपीडिया के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया. यस स्टूडेंट, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वेबसाइट पर जाके और भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं स्टूडेंट. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड और भी क्वेश्चन देखते हैं कि NDA के द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए. ओके स्टूडेंट, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना. ओके, और ये भी काम कर सकते हैं कि आप पॉज करके वीडियो को पॉज करें और खुद आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि आप 12th करके आ चुके हो और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. बस आपको प्रैक्टिस करना है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे आपने अप्रोच कर रहा है. एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम को देखते हुए, और आप सभी को मालूम है ना कि एवरी क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कंपल्सरी हो गए हैं. तो उसको देखते हुए आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके CUET में. ओके, तो चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमी. नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या बताता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमी बताते हैं व्हाट आउट टू बी. ओके, ये राइट. तो देखिए ऐसा है, इट प्रिस्क्राइब द नॉर्म्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. यस, क्योंकि ये आर्ट्स के बारे में बताता है, आर्ट्स के बारे में. ओके, ये है. इट रेगुलेट इन ऑर्डर टू अचीव द आइडियलाइज्ड नॉर्म्स, ये भी बताता है. It explain the ideal situation and give the philosophy of prescriptions explicitly. Yes, ये भी समझाता है. It explain the actual behavior. Okay, not actual behavior of नहीं बताता है. Okay, तो ये है. तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इकोनॉमी बताती है, एक्चुअल बिहेवियर, फैक्ट्स. ओके, ये है. ये और व्हाट आउट टू बी बताता है क्या, नॉर्मेटिव. तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा. क्लियर है? ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ट्राई करेंगे. क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डेप्रिसिएशन, रेंट और कॉर्पोरेट टैक्स. और फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होगा GDP एट मार्केट प्राइस माइनस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट डेप्रिसिएशन प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस GST. तो हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस 200 करोड़ है, प्रॉफिट क्या हुआ 20 करोड़ है, इंटरेस्ट 45 है, GST 10 करोड़ है, डेप्रिसिएशन 50 है, रेंट 25 है और कॉर्पोरेट टैक्स 5 करोड़ है. ओके, तो इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो 200 माइनस मतलब GDP, ये हमारे पास GDP है. ओके, ये हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस है, मतलब 200 माइनस और जितने भी है इनको प्लस कर दो. इनको हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 200 माइनस 155 मतलब 45 करोड़. देखिए ऑप्शन में है 45 करोड़. क्लियर है? ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. तो ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी कंसिडर व्हाइल मेजरिंग द फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट को मेजर करने के लिए क्या करना है. फिस्कल डेफिसिट मींस, फिस्कल मींस गवर्नमेंट या बजट. ओके, बजट. बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिट्स. मींस फिस्कल डेफिसिट है, इसका गैप मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिट कम है,
अब इसको कैसे करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बीओपी का पार्ट है, तो इसको हम एलिमिनेट कर दें स्टूडेंट, तो ई तो इसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। ये है श्योर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स मींस क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए है, बी है एंड डी है, ए बी डी, ठीक है, ये है ए बी डी आंसर। तो आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछा गया था, कंसीडर व्हाइल मेजरिंग द फिस्कल डेफिसिट, हमें क्या कंसीडर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना चाहिए। अगर हम डेट क्रिएटिंग करें तो उससे तो और डेफिसिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, ये है। एंड जो करंट अकाउंट है ये बीओपी का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, क्लियर है, तो ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which of the following is not true about the public goods? अब public goods क्या होता है, those goods which are provided by government, which are provided by government, okay, this is called a public goods, like air, water, okay, air, water, traffic lights, okay, ये सब क्या है, प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक मतलब पब्लिक गुड्स मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका फीचर क्या होता है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, ये नॉन राइबल्स होता है। मैम ये क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नॉन राइबल मीन्स एक के कंजम्पशन से किसी और के कंजम्पशन पर रिड्यूस नहीं होता है, तो दैट इज नॉन राइबल इन नेचर, ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, बेनिफिट आर अवेलेबल टू वर्ल्ड, बिल्कुल ही इक्वालिटी इन नेचर होता है। मे बी प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट सेक्टर, मे बी, हाँ हो सकता है, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी उसको प्रोड्यूस किया जाता है। बेनिफिट नॉट एक्सक्लूड एनीवन, दैट इज एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर फ्रॉम इंजॉइंग द बेनिफिट, ओके। अवेलेबल फ्री टू द यूजर, नो टैक्स तो पे करते हैं ना हम, टैक्स तो पे करते हैं, तो फ्री नहीं होता, फेयर होता है, ओके। तो फ्री कुछ भी नहीं सरकार देती है, ओके। तो ये है, तो डी आंसर हो जाएगा, समझ रहे स्टूडेंट। ऐसे आपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन द टर्म। एक्सचेंज रेट क्या होता है मैम, एक्सचेंज रेट मीन्स $1 इक्वल टू 100 रुपीज, मीन्स अभी 85 रुपीज चल रहा है तो 85 रुपीज बोल देते हैं। मीन्स आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग या कंपैरिजन या रिलेटिव टर्म्स किसी और की करेंसी क्या है, ऐसे हमने माइंड मैपिंग कर लिया। मीन्स आप जितने भी कंसेप्ट स्टूडेंट पढ़ के आए हैं उसको क्वेश्चन पढ़ते जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन माइंड मैपिंग करेंगे एंड देन फिर हम ऑप्शन में चूज करेंगे। तो देखो क्या, एक्सप्रेस इन गोल्ड रेट, नो दिस इज नॉट अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता तो ये हो जाता, क्लियर है। ये है अनादर करेंसी, यस बिल्कुल सही है। इनकम ऑफ द कंट्री, कुछ लेना देना नहीं है। एफडीआई, एफडीआई किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट का, क्लियर है। तो ऐसे आपने एलिमिनेशन करना है, कंसेप्ट को अप्लाई करना है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD, क्या है, 1944 में ये स्टैब्लिश हुआ, 1944 में। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नहीं, SBI नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नहीं, ये सेंट्रल बैंक नहीं है। यस, वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरीज हैं। तो हम वर्ल्ड बैंक और IBRD को सेम नहीं बोलेंगे, ये सेम नहीं है, क्योंकि IBRD सब्सिडरीज हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक की, ओके। ये है इंटरनेशनल, IMF की नहीं है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको पता है स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक और IMF को ट्विन सिस्टर बोलते हैं, नहीं पता तो अभी लिखेंगे, ओके, ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे हम लोगों की डेवलपमेंट, हम लोगों की, आपकी और मेरी डेवलपमेंट कैसे होगा मैम? हेल्थ इंक्रीज करके, या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, स्किल डेवलपमेंट करके, तो ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन होता है। ओके, ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज नेसेसरी to assign a key role in development strategy, particularly a country with a large population. Which of the following year, मतलब कि 5 year प्लान से ये क्वेश्चन है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक नेसेसरी ऑब्जेक्टिव हो गई थी 5 year प्लान, मतलब विच 5 year प्लान? तो वो फिफ्थ था, फिफ्थ में तो गरीबी हटाओ था, सिक्स में रोजी, ओके, सिक्स में नहीं था, सेवेंथ में, नो, सेवेंथ में, यस सेवेंथ, ओके सेवेंथ, फिर एट्थ में इसको और डेवलप्ड किया गया। तो अगर हम देखें तो 5 year, सिक्स, सेवेंथ 5 year प्लान में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने लगी, हेल्थ पर फोकस करने लगी थी गवर्नमेंट। ओके, तो 7 5 year प्लान क्लियर है? ओके, तो 7 5 year प्लान। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट? जो कि कैपिटल इन नेचर, मतलब मशीनरीज, ओके, जिसको आप यूटिलिटी मतलब डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, नॉट यूज फॉर डायरेक्टली फॉर यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, राइट? ओके, तो ये क्या होता है? फिजिकल कैपिटल। क्या ये इंटेंजिबल होता है? ये टेंजिबल, इंटेंजिबल नहीं होता, क्योंकि सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं ना, तो टेंजिबल होगा। ओके, तो ये बी आंसर ये है। अब देखो बी कहाँ पर है? बी नहीं है, बी यहाँ नहीं है मैम, कट कर दो, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करो, क्योंकि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गए, राइट? ये है, तो टेंजिबल मतलब बी है, तो हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इट क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट, यस ये है सी आंसर। सी कहाँ पर? यहाँ नहीं है। ओके, ऑनर ऑफ फिजिकल कैपिटल नीड टू बी अ प्रेजेंट एट प्लेस वेयर इट इज अ यूज, बिल्कुल है। इट कैन इजिली बी सोल्ड इन द मार्केट, तो इसका आंसर देख लेते हैं, बीसीई है, बीसीई है, बीसीई मतलब ये बी है, मतलब इट इज टेंजिबल इन नेचर, इट क्रिएट बाय प्राइवेट बेनिफिट और इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। ओके, तो ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, टेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो, लाइक अ गुड्स, एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, राइट? ओके, तो ये सर्विसेज हो जाती है। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? ओके, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, बोलते हैं ना एक दूसरे के जगह से हम यूज कर सकते हैं, वो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। मीन्स एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, ओके, हम एक दूसरे की जगह इसको यूज कर सकते हैं। जब भी एक गुड की प्राइस इंक्रीज होता है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे। वो अलग बात है कि मुझे तो टी ही पसंद है मैम, मैं तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, दैट इज एक्सेप्शनल केस स्टूडेंट। ओके, ये है, लेकिन टी एंड कॉफी आर कंसिडर्ड टू बी अ सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉर्मल गुड्स नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, the demand for a goods move in opposite direction if change in the price, means opposite direction मतलब कि एक गुड्स की, लाइक एग्जांपल टी एंड कॉफी ले लेते हैं, टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी, अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की रिड्यूस, एक की रिड्यूस होगी तो इनकी, तो अपोजिट डायरेक्शन। टी एंड कॉफी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इट मीन्स अगर प्राइस, प्राइस ऑफ कार reduce, demand of car
डिमांड, इसको मैं आपको समझाती हूँ क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन केस ऑफ प्राइस ऑफ कार रिड्यूस, डिमांड ऑफ कार, okay, demand of car reduce, at the same time demand of petrol also reduce। तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, ओके यहाँ पर एक कंफ्यूजन, इन केस ऑफ प्राइस ऑफ कार रिड्यूस, ओके तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगा ना, डिमांड ऑफ कार will increase, at the same time demand of petrol also increase। तो ये अपोजिट डायरेक्शन, ओके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। ओके तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होता है। इन केस ऑफ आपसे पूछते हैं कि सेम डायरेक्शन, तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, राइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ टी ऑल्सो इंक्रीज, इट implies that tea and coffee are substitution goods, given goods, complementary goods or perishable goods। okay this is a substitution goods। okay if the price of coffee increase the consumption of tea also increase। okay this is a substitution, okay substitution goods। अब इसको भी मैं एक बार कराऊं आपको, सेम डायरेक्शन कैसे है, तो इन केस ऑफ, ओके इन केस ऑफ प्राइस टी रिड्यूस डिमांड, ओके डिमांड ऑफ टी इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ कॉफी रिड्यूस। तो ये क्या होंगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो एग्जामिनर पूछता है कि आपसे इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अभी मैंने आपको बताया। और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्शन क्या होता है, सेम डायरेक्शन। प्लीज इसको नोट करेंगे आप लोग। ओके ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कार एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो। और नॉर्मली अगर नहीं पढ़ने का टाइम होता है तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ओके तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो इजिली से। तो कार एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिलेटिव इन नेचर होता है, रिलेटिव इन नेचर होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट मार्केट अचीव व्हेन, इक्विलिब्रियम ऑलवेज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके ओके तो ये, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, इसमें क्या होगा, डिमांड, मार्केट डिमांड ज्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर। इसको मैं आपको कराती हूँ। इस केस ऑफ डिमांड इज मोर देन, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ये है सप्लाई, सप्लाई इज ग्रेटर, सप्लाई इज ग्रेटर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सप्लाई इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सप्लाई इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जितने भी हैं इकोनॉमी में रिसोर्सेज वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहे हैं, या तो वो ग्रेटर होगा या तो वो होगा। और जो ग्रेटर और लेस देन होते हैं उसको डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। ओके पॉइंट टू बी नोटेड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स। तो हम यहाँ पर माइंड मैपिंग करते हैं, मीन्स हम एकदम से क्वेश्चंस पढ़ लिया है, अब हम एकदम से माइंड मैपिंग करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स इट मीन्स कि जो फैक्ट्री गेट पर आ चुका है एंड रेडी टू कंज्यूम है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। चलो अब देखते हैं व्हाट आर यूज्ड इन द प्रोसेस, नॉट प्रोसेस का तो लेना ही नहीं है, नो बिल्कुल भी नहीं। विच आर यूज एज अ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट तो अभी फैक्ट्री गेट मतलब प्रोसेस में है ये। विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग द सेम ईयर, नो। विच आर either यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये तो फोर्थ आंसर, ठीक है, फोर्थ आंसर, तो डी आंसर हो जाए। फाइनल इंटरमीडिएट से गुजर चुका है। ओके आप स्टूडेंट एक और चीज यहाँ पर नोट करेंगे कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, वही फाइनल गुड्स जो हैं वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स जो है वो फैक्ट्री गेट से आ चुका है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करें तो डबल काउंटिंग मींस कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स डज नॉट इंक्लूड कंपोनेंट्स ऑफ aggregate demand is equal to C plus I, okay, and aggregate supply is equal to S, okay, S plus I। तो इसी प्रकार से I, एक मिनट, aggregate demand is equal to C plus I, aggregate supply is equal to C plus S, तो C कट गए। हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सप्लाई पता था, ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ओके नोट करेंगे, इसी से ड्राइव हुआ है ये। ओके तो आपसे पूछा है एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर, सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। MPC stand for marginal propensity to consume, additional, marginal means क्या होता है, marginal means always one additional unit, one additional unit, one additional, एक और एप्पल खा के कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, that is marginal। एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर याद रखेंगे, एवरेज जब भी एवरेज होगा तो पर यूनिट बताता है, पर यूनिट यूटिलिटी क्या आई, पर यूनिट कॉस्ट क्या आया, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी क्या आई, पर यूनिट रेवेन्यू क्या आया है। तो एवरेज इज ऑलवेज अबाउट पर यूनिट एंड मार्जिनल इज ऑलवेज अबाउट एडिशनल, वन मोर यूनिट, राइट। ये तो MPC स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी, सॉरी consume, not compensation, not correction, not converse, ठीक है। तो marginal propensity to consume, one additional आपने consumption किया तो utility पर क्या इफेक्ट हुआ, that is MPC। ओके ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of total MPC, ओके MPC plus MPS is equal to 1, okay, is 1। Also MPS is equal to 1 minus MPC, okay, तो क्या होता है 1, नॉट 0, इन्फिनाइट और 2 तो कभी नहीं होगा, इसमें तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, राइट स्टूडेंट। ओके तो आज की क्लास में हमने 17 क्वेश्चंस कर लिया है और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपने क्या करना है मैम, हम प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे आपकी सीरीज को देख लेंगे। ओके स्टूडेंट वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। आपने बिल्कुल अप्लाई करना है कंसेप्ट को, क्वेश्चन करना है एंड देन मैक्सिमम से मैक्सिमम CUET 2025 में स्कोर करना। ओके ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.